देश के वो विशिष्ट पत्रकार जो छत्तीसगढ़ में रह के काम किए हैं, उन पत्रकारों को सम्मानित करने का काम वसुंधरा पुरस्कार के द्वारा 24 साल में किया गया है। बड़े मंच में है और आज बड़े मंच से एक आज के युवा पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे, कितना चैलेंजिंग है आज के दौर की पत्रकारिता और क्या कहेंगे उनको? आपको इसके लिए बहुत दिक्कत नहीं है। आप या तो इस पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं या उस पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, आप विषय के साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। ये आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से उबरना ही नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। साहित्य और पत्रकारिता दोनों आप कर रहे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग होता होगा, तो कौन सा ज़्यादा आपको सही लगता है कि ये सही ज़्यादा टाइम इस पे देना चाहिए? यशवंत, ये साहित्य और पत्रकारिता ना कहीं पर एक है। इस सच्ची पत्रकारिता का अर्थ कड़वी बात करना नहीं होता है। आप कड़वी बात करेंगे, कड़वे लहजे में बात करेंगे तो ही आप सही बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं। आपका लहजा वजनदार नहीं होना चाहिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए। दैनिक भास्कर रायपुर के एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं विश्वेश ठाकरे जी, जिन्हें आज वसुंधरा सम्मान से नवाजा गया है। 24वां वसुंधरा सम्मान भिलाई में आयोजित हुआ। सर से बात करते हैं। सर, ये सम्मान बड़ा सम्मान है, बड़ा मंच है, और आपको कब लगा था कि ये सम्मान इस बार मिलने वाला है? जी देखिए, ये तो इस बात की बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी। मुझे दिवाकर मुक्तिबोध जी का फ़ोन आया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उस सम्मान में जो रमेश नैयर जी से शुरू हुआ है और पिछला सम्मान सुधीर सक्सेना जी को मिला, तो इतनी लंबी, लीलाधर मंडलोई जी उसमें शामिल थे, तो इतनी ऐसी महान हस्तियों की लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है, तो मैं एक बार आश्चर्यचकित था। तो पर एक ये भी था कि गर्व भी था कि इस लिस्ट में ना शामिल होना तो एक बड़ी गर्व का विषय है, क्योंकि प्रदेश के जो चुनिंदा बड़े सम्मान हैं उनमें वसुंधरा सम्मान का एक अपना महत्व है और ये मिलना अपने आप में जिम्मेदारियों को बढ़ाना भी होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक गौरव का विषय है मेरे लिए। साहित्य और पत्रकारिता दोनों आप कर रहे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग होता होगा, तो कौन सा ज़्यादा आपको सही लगता है कि ये सही ज़्यादा टाइम इस पे देना चाहिए? यशवंत, ये साहित्य और पत्रकारिता ना कहीं पर एक है। आप ये नहीं कह सकते कि पत्रकारिता साहित्य से अलग है या साहित्य पत्रकारिता से अलग है। दरअसल साहित्य क्या है? अच्छी भाषा। जो अच्छी भाषा है, जो तथ्यों को रखने के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है, वो साहित्य है। लेकिन तथ्य क्या है? पत्रकारिता। तो पत्रकारिता और साहित्य दरअसल एक दूसरे से मिली हुई चीज़ है, ये अलग हो नहीं सकती। ये हाँ, ये संदर्भ में कि पत्रकार नौकरी करता है, साहित्यकार नौकरी नहीं करता, ये एक बेसिक फ़र्क दोनों में हो सकता है। लेकिन साहित्यकार भी उसी नज़र से पूरी समाज को देखता है, साहित्यकार भी उसी नज़र से पूरी समस्याओं को देखता है, वो भी उसी संवेदना से, भावना से चीज़ों को सामने लाता है, और एक पत्रकार भी उसी संवेदना भावना से सामने लेके आता है। बस ये है कि साहित्यकार थोड़ा सा धैर्य से पूरी पुस्तक में वो बात लिखता है, और पत्रकार का चूँकि काम है रूटीन का, तो वो डेली न्यूज़ में बताता है, चैनल में बताता है, या खबरें रोज़ लिखता है। तो ये फ़र्क है बेसिकली। सर, एक बड़े मंच में है और आज बड़े मंच से एक आज के युवा पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे, कितना चैलेंजिंग है आज के दौर की पत्रकारिता और क्या कहेंगे उनको? दरअसल यशवंत, ये पत्रकारिता चैलेंजिंग तो है। क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि जो अभी जर्नलिस्ट जो हैं, अभी की जो पीढ़ी के जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे जैसे, जो अभी हम लोगों ने दोनों काल देखे हैं पत्रकारिता के। वो काल भी देखा है कि जब पूरा अखबार पे ही खबरें सीमित रहती थी कि खबर चाहिए तो अखबार पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये काल आ रहा है कि आज भिलाई टाइम्स बड़ा नाम है और जो आपको उसी समय खबरें दे देता है। तो ये जो फ़र्क आ रहा है, ये जो तेज़ी आ रही है, ये पूरा जो डिजिटल युग आ रहा है, ये चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज, इसको एक काम करने का आप ये कहिए कि अवसर भी है कि अगर मान लो मैं उतना अवेयर रहूँगा कि मुझे मेरी लड़ाई अब डिजिटल से है या मेरी लड़ाई अब इलेक्ट्रॉनिक से है, तो मैं अपने आप को उतना मांझूँगा। तो पत्रकार के पास ये अवसर रहता है कि वो कैसे अपने आप को उसके समक्ष खड़े करे, तो उसके लिए वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा चीज़ों में ध्यान देगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि चैलेंज तो है, लेकिन इसका अचीवमेंट भी बड़ा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जैसा मैं बोल रहा था कि पहले पत्रकार, जब हम पत्रकारिता शुरू किए थे, तो हम ये मान लीजिए आप 1200-1500 ऐसे में नौकरी करते थे। आज के पत्रकारों की आप रेवेन्यू देखिए, करोड़ों में है। आप ये देखिए कि एक पत्रकार को 1 करोड़ रुपए महीना मिल रहा है। आप ये सोचिए कि किस नौकरी में ये मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं कि पत्रकारिता में चैलेंज बढ़े हैं, पत्रकारिता में अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं। तो आप अपना उदाहरण ले सकते हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया से कैसे आपकी अर्निंग है। तो ये एक दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो मेरा यही संदेश है कि किसी भी तरीके के चैलेंज से डरना नहीं है, उसको अवसर के लिए लेना है। विश्वेश ठाकरे जी ने जिन्हें बिलासपुर की धरोहर बताया, हमें मानना चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ की धरोहर हैं। मूर्धन्य कहानीकार, साहित्यकार सतीश जायसवाल जी, और जिनके कृतित्व को सम्मानित करने के लिए सभागार यहाँ मौजूद है, मेरे बेहद प्रिय
दैनिक भास्कर के रायपुर संस्करण के संपादक विश्वेश ठाकरे जी, मंच को गरिमा देने के लिए मौजूद तमाम विभूतियां और आप सभी उपस्थित जन, आज के इस आयोजन के संदर्भ में बड़े विस्तार के साथ में सम्माननीय प्रकाश दुबे जी ने अपने जीवन को आपके बीच में साझा किया राजनीतिक पत्रकारिता के संदर्भ में। पर इसके बावजूद भी कुछ बातें आपके सामने रखने का इच्छुक हूं। जब पत्रकारिता की क्लास होती है तो उसमें बताया जाता है कि पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, पत्रकारिता किस लिए होती है। जब पत्रकारिता के प्रकार बताए जाते हैं तो उसमें राजनीतिक पत्रकारिता भी बताई जाती है, ग्रामीण पत्रकारिता भी बताई जाती है, खेल पत्रकारिता भी बताई जाती है, फिल्मी पत्रकारिता भी बताई जाती है। लेकिन जब विनोद मिश्र जी ने कहा कि राजनीतिक पत्रकारिता के मायने पर कुछ बोला जाना चाहिए, तो विश्व के संदर्भ में बात कर लें और विशेषकर अपने देश के संदर्भ में बात कर लें, तो जीवन का ऐसा क्षेत्र बचा ही कौन सा है जहां पर राजनीति नहीं है। इसलिए राजनीतिक पत्रकारिता कहां पर नहीं है। ओलंपिक खेल के संदर्भ में इतनी चर्चाएं हैं, लेकिन हम इस बात की पीड़ा के साथ ही गुजर रहे हैं कि खेल जगत में जिस किस्म की राजनीति हो रही है उसके कारण से खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। तो इसको खेल पत्रकारों के हवाले छोड़ दिया जाए या जो राजनीतिक पत्रकारिता को मुख्य पत्रकारिता मानते हैं उनके हवाले किया जाए। राजनीतिक पत्रकारिता के संदर्भ में जो सामान्य परिभाषा किताबों में दी जाती है वो ये दी जाती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर निगाह रखना राजनीतिक पत्रकारिता का काम है। लोकतंत्र किस तरीके से समाज में या देश में चल रहा है इस पर निगाह रखना की जिम्मेदारी पत्रकारिता से अपेक्षित है। आजादी से पहले के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पत्रकारिता का उपयोग करके उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के उदाहरण हमारे पास अनेकों हैं। महात्मा गांधी को अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के तौर पर देखते हैं तो शायद प्रकाश दुबे जी भी इत्तेफाक रखेंगे कि पत्रकारिता के महानायक के तौर पर भी हम महात्मा गांधी का ही उल्लेख करते हैं, क्योंकि कम से कम शब्द में अधिक से अधिक बात करने की जो क्षमता महात्मा गांधी ने दिखाई वैसी तो आज का बड़ा से बड़ा पत्रकार भी करके नहीं दिखा पाता। 3 आंदोलन उन्होंने दिए अपने जीवन काल के अंतर्गत। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। 2 शब्द में पूरी कहानी असहयोग आंदोलन। आप सब अपने बड़े बड़े साहित्यकार इस सभागार में मौजूद हैं, अपने दिमाग पर दृष्टि डालकर देखें कि क्या इस बात को इससे कम शब्दों में कोई कह सकता है। महज इतना असहयोग आंदोलन, सब कुछ तो समाहित था। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा करनी है पर विनय के साथ। और जब आखिरी लड़ाई का मौका आया तो सीधी बात थी भारत छोड़ो। तो पत्रकारिता के संदर्भ में, राजनीतिक पत्रकारिता के संदर्भ में इस तरीके का अनुभव हमारे पास में रहा, हमारी थाती रही। पर बदलते वक्त के साथ में जब पत्रकारिता के लोगों से अपेक्षा की जाती है और पत्रकारिता के संदर्भ में बड़े बड़े पुरोधा जब मंच से भाषण देते हैं तो इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि पत्रकार को निष्पक्ष रहना चाहिए, पत्रकार को निष्पक्ष रह के व्यवहार करना चाहिए, अखबार को निष्पक्ष रहना चाहिए, चैनल को निष्पक्ष रहना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जीवन में निष्पक्ष कुछ होता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आपको दलीय पक्षधारिता छोड़कर जनपक्षीय होना चाहिए। अगर भारतीय राजनीति के संदर्भ में बात करते हैं तो दिक्कत ये आन पड़ी है कि आप आंख बंद कर लीजिए, जो चैनल की टोन आती है ना, जिससे आपको पता चलता है ये कौन सा चैनल है, उस टोन के साथ आपको पता चल जाएगा विषय कोई भी हो इसकी आवाज क्या रहने वाली। आपको इसके लिए बहुत दिक्कत नहीं है। आप या तो इस पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं या उस पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, आप विषय के साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। ये आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से उबरना ही नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है कि जब जिनको वो रोल मॉडल मानता है, जिनका अनुसरण करने के लिए वो तत्पर है, जब वो दलीय पक्ष पत्रकारिता को ही अपनी क्रांति के तौर पर व्यक्त कर रहे हैं, तो विषय के साथ, जनता के साथ खड़े रहने की उम्मीद कैसे की जाए। यह आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है। आज जिस प्रकार के अनुभव प्रकाश दुबे जी बता रहे थे, उस समय जब राजनेताओं से पत्रकार बात करता था
तो राजनेता पत्रकार से बात करते हुए अपने आप को बौद्धिक रूप से समृद्ध करने की कोशिश करते थे। राजनेता किसी विषय पर नतीजे पर पहुंचने के लिए उस पत्रकार के माध्यम से अपनी जानकारियों के विस्तार को बढ़ाते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि क्या कुछ जनता के बीच में इसको अखबार से हम नहीं समझ पा रहे या चैनल से नहीं समझ पा रहे, इस पत्रकार के माध्यम से समझें। और पत्रकार भी उस राजनेता के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करता था। आज जब राजनेता पत्रकार के साथ बैठता है तो एक एजेंडे के साथ इस रूप में बैठता है कि आज आपने जो मेरे साथ चाय पी है, इसके एवज में आपको दफ्तर में जाकर ये खबर छाप देनी है। और यही राजनीतिक पत्रकारिता के रूप में हमारे सामने आता है। इस चुनौती से हम गुजरते हैं। दूसरी दिक्कत जो आई है वो ये आई है कि पहले जो पाठक हुआ करता था, वो पाठक अपने समाचार पत्र के प्रति संवेदनशील हुआ करता था, जवाबदेह हुआ करता था, उसका अपने अखबार के साथ भावनात्मक जुड़ा हुआ करता था। आज ये शिकायत तो लोगों को हो गई कि अखबार बिक गए। हमारी शिकायत यह है कि आजकल पाठक भी बिक गए। और इसको विस्तार से समझना है तो समझिए कि जिसके घर पे 25 साल 30 साल से अखबार आ रहा था, वो अपना अखबार केवल एक इनामी योजना के एवज में बदल देने के लिए तैयार हो जाता है, या एक बाल्टी और एक मग्गा अगर उसे प्रस्ताव हो जाए तो 25 साल के रिश्ते को छोड़ देता है। तो इस विसंगति से जब समाज गुजरता है तो उसका प्रभाव पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पड़ता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपके बीच में साझा करना चाहता हूं कि सच्ची पत्रकारिता का अर्थ कड़वी बात करना नहीं होता है। आप कड़वी बात करेंगे, कड़वे लहजे में बात करेंगे तो ही आप सही बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आपका लहजा वजनदार नहीं होना चाहिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए। आज जो जितनी जोर से चीखेगा लगता है कि वो उतना सत्य के साथ खड़ा है, पर अमूमन देखा यह गया है जो जितना झूठा होता है वो उतनी जोर से बोलता है। कबीरदास जी ने शब्द के संदर्भ में बहुत कुछ कहा। पत्रकार का काम भी कुल मिलाकर शब्द को साधने का है। कबीरदास जी बोले, कागा कौन को धन हरे, कोयल काको दे, मधुर बोल बोल के जग अपना कर लोए। कौआ किसी का धन नहीं हरता है और कोयल किसी को अपना धन नहीं दे देती है, पर कुल मिलाकर कोयल मधुर बोल बोलती है और पूरे जग को अपने वश में कर लेती है। तो अगर पत्रकार भी कड़वा बोलने के स्थान पर सही बोलना शुरू करे, सही लिखना शुरू करे, तो समाज उसके प्रति वैसा ही संवेदनशील हो जाए जैसा वो रूट कोयल के संदर्भ में हो। मुझे लगता है कि आज के दौर में जो जरूरत है वो पाठक और पत्रकार इन दोनों के ही आत्मावलोकन का समय है। दिक्कत यह है कि पत्रकार पाठकों को या दर्शकों को दोषी ठहरा दे रहा है और दर्शक और पाठक पत्रकार को दोषी ठहरा दे रहे हैं। दोनों अपनी जिम्मेदारियों के संदर्भ में अगर सचेत हो जाएं तो शायद कहानी बदल जाए। सरकारें तो हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार ही चाहती हैं, पर अपनी सुविधा से परे करने की जिम्मेदारी समाज और पत्रकार की है। आप सरकार को इस बात के लिए दोषी ठहराएं कि सरकार ऐसा चाहती है, तो सरकार तो ऐसा चाहेगी, सरकार का काम है ऐसा चाहना, पर आप स्वयं सरकार के अनुसार करना क्यों चाह रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो जब तक संघर्ष आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा और सुविधा ही केवल आपका लक्ष्य रहेगी, तो तय मानिए सरकार के अनुसार ही कलम चलेगी। जब जब संघर्ष आपकी बुनियाद बनेगा तो सरकार के खिलाफ भी कलम चल जाएगी। इस उम्मीद के साथ आपने इतने रचनात्मक माहौल में इस आयोजन को अंजाम दिया। मैं विशेष तौर पर भाई प्रदीप चौबे और रविंद्र चौबे जी को इस समय धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस दौर में भी एक सांस्कृतिक आयोजन के प्रति अपने पिता की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी के बीच में बनाए रखने के प्रति पिछले 24 साल से
सामने की पंक्ति में बैठकर वो जिस तरीके से आयोजन में सहभागिता करते हैं वो समाज के लिए अनुकरणीय है। लोग छोटे से आयोजन में मंच पर अपनी कुर्सी लगवा लेते हैं, लेकिन मैंने 24 सालों में तकरीबन 15-17 आयोजनों में शिरकत की है। मैंने भाई प्रदीप चौबे और रविंद्र चौबे को कभी मंच पर बैठे नहीं देखा। इसी त्याग की जरूरत शायद हम सब के बीच में है, इस संयम की जरूरत हमारे बीच में है, और कुछ नहीं कर सकते। तो इसी सबक के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 24वें वसुंधरा सम्मान समारोह का आयोजन, पत्रकारों का सम्मान, पत्रकारिता का सम्मान, ये 24 साल की यात्रा वसुंधरा सम्मान और छत्तीसगढ़ के स्थापना के भी 24 साल पूरे होकर 25वें साल की ओर जा रहा है। और वसुंधरा सम्मान भी इस 24 साल की यात्रा पूरा करके, और मुझे लगा कि देश के वो विशिष्ट पत्रकार जो छत्तीसगढ़ में रह के काम किए हैं, उन पत्रकारों को सम्मानित करने का काम वसुंधरा पुरस्कार के द्वारा 24 साल में किया गया है। और उसकी भूमिका स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी साझा क्षेत्र के विधायक बने, उसके पहले ग्रामीण पत्रकारिता में सक्रिय रहे, और उस दौर में सरकार और सरकार के पत्रकारों के बीच जो एक रिश्ता था, उस रिश्ता को आगे बढ़ाते हुए सरकार की खामियां, सरकार के कमियों को उजागर करते हुए पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। और उस पीढ़ी में चाहे वो चंदूलाल चंद्राकर जी हो, मोतीलाल वोरा जी हो, और कई वरिष्ठ पत्रकार हुए, और उस काम को रविंद्र चौबे जी, प्रदीप चौबे जी और ये पूरे पुरस्कार देने वाली समिति कर रही है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ का एक विशिष्ट आयोजन होता है और 24 सालों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं शुभकामना और बधाई दें। पत्रकारों की तरफ फर्जी कार्रवाइयाँ बढ़ी है, जिस तरह से अभी वर्तमान में कुछ कार्रवाइयाँ हुई, उससे पहले भी कार्रवाइयाँ बढ़ी है, लगातार पत्रकारिता का अवमूल्यन भी हो रहा है। किस तरह से देखते हैं इसमें चीज़ों को? बहुत सारे विषय हैं पत्रकारिता के संबंध में, वो चाहे अवमूल्यन का विषय हो, चाहे पत्रकारिता के खिलाफ कुछ मामले रहते उसके हो, तो ये पूरा प्रयास रहेगा कि निष्पक्ष रूप से पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर सकें, दूरस्थ अंचल में भी बस्तर से सरगुजा तक भी आज़ादी के साथ लिख सकें, सरकार के ही मंशा है।